हेलो बच्चों, मैं विशाल सर एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो रसायन विज्ञान में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा अपना, उस चैप्टर में एक्चुअली जो पीछे सेल था, सेल पूरी तरीके से काट करके निकाल दिया तथा अपघटन संबंधी जितने नियम थे उन नियमों को भी निकाल दिया है। तो इस दृष्टिकोण से हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है, क्योंकि अपघटन पर ही संबंधित सारे हमारे आंकिक प्रश्न हुआ करते थे, तो अपघटन का नियम ही काट दिया है। तो इसी वजह से उस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल है वो भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बात समझ में आई? तो अभी उस चैप्टर को छोड़ते हैं। छोड़ना क्या है, वो कंप्लीट हो ही गया है। तो अभी हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे। तो आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ठीक, देखिए सॉलिड स्टेट, ये हमारा आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले अगर हम बात करें ठोस अवस्था कहाँ से आता है, कैसे आता है, इन पर सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कैसे कोई ठोस अवस्था कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो आप पहली चीज़ आप जान रहे हो कि यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया संसार में जो वस्तुएं बनी हैं, ये वस्तुएं दो ही लोगों से मिलकर के बनी हैं, द्रव्य से और ऊर्जा से। ठीक, यूनिवर्स में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु इन दोनों के अलावा किसी और चीज़ से मिलकर के नहीं बनी। द्रव्य और एनर्जी से मिलकर के ही दुनिया की सारी वस्तुएं बनी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि द्रव्य कैसे बनता है। दो या दो से अधिक छोटे कण पदार्थ जो हैं, जब ये मिल लेते हैं, जब ये स्थान घेरने लगते हैं, भार आ जाता है इनमें, तो क्या होता है कि द्रव्य का निर्माण होता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी छोटे छोटे कण, छोटी छोटी आपस में जो परमाणु हैं वस्तुओं के, जब ये परस्पर जुड़ जाते हैं तो जुड़ते ही इनमें भार आता है। देखिए, एक्चुअली कण का भी भार होता है, लेकिन पृथ्वी तल पर जो हमारे समक्ष वस्तुएं उपस्थित होती हैं उनकी तुलना में कणों में पाए जाने वाला जो भार होता है बहुत नेगलेक्ट होता है, बहुत कम होता है। बात समझ में? इसकी वजह से उसमें जितने भी उन कणों का जो द्रव्यमान होता है, उस कणों के द्रव्यमान का अस्तित्व हमारे लिए कुछ नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब छोटे छोटे कण या ढेर सारे परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो ये भार आ जाता है इनमें। पहले भी कणों में भी भार होता है, लेकिन कह रहा हूँ ना कि वो जो जैसे हमारे सामने छोटी छोटी वस्तुएं उपलब्ध होती है, उनकी भी तुलना में उनका जो द्रव्यमान होता है नेगलेक्ट होता है। इसकी वजह से यहाँ पे कणों का द्रव्यमान नेगलेक्ट है। तो होता क्या है कि जब ये छोटे छोटे कण परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्योंकि तब उनमें भार आ जाता है, वो स्थान घेरने लगते हैं, तो वो पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ जिन कणों से मिलकर के बना होता है, वो कण छोटे छोटे लोगों से मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से इत्यादि, नाभिक से इत्यादि छोटे छोटे कणों से मिलकर के हमारे जो है अणु बने होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो पदार्थ जो होता है किससे मिलकर के बना होता है, परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक, जब भी कोई भी वस्तु बनती है तो वो वस्तु तीन प्रकार की अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है, तीन प्रकार की अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करती है। अवस्था का मतलब ये होता है कि वस्तु वही रहे, वस्तु वही रहे, बस उसके फिजिकल स्टेट में परिवर्तन हो जाए, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए। तो भौतिक अवस्था में कोई भी वस्तु तीन प्रकार की अवस्थाओं को दिखाता है, जिनमें से नंबर एक होता है ठोस। क्या होता है, ठोस, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉलिड।
दूसरा होता है हमारा गैस, सॉरी द्रव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। ठीक। एंड हमारा तीसरा होता है गैस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गैस। बात समझ में? तो कोई भी पदार्थ इन्हीं 3 प्रकार की अवस्थाओं को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसके अलावा चौथा कोई अवस्था नहीं हो सकता। बात समझ में? तो ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार के गुण को रिप्रेजेंट करेगा। 3 प्रकार के इन्हीं गुणों में से हमको इसी को पढ़ना है ठोस के विषय में, सॉलिड स्टेट के विषय में। चलिए चर्चा करते हैं हम सॉलिड स्टेट के विषय में। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी परमाणु में सॉरी कोई भी पदार्थ किससे मिलकर के बना होगा? परमाणु से। परमाणु जो होते हैं ये लगभग गोलाकार होते हैं। किस आकार के होते हैं? गोलाकार के होते हैं। तो जरा समझेंगे। तो ये जो गोलाकार के परमाणु हैं ये ऐसे आपस में जुड़ करके, व्यवस्थित हो करके, किसी एक निश्चित संरचनात्मक इकाई में जुड़ करके या किसी अनिश्चित इकाई में जुड़ करके ये क्या करते हैं? हमारे पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो ये ईंट है, क्या है? ईंट है। तो ईंट का निर्माण कैसे हुआ होगा? जब ये बालू, मिट्टी के कण, पानी के कण ऐसे आपस में जुड़े होंगे तब हमारे इस ईंट का निर्माण हुआ है। ठीक। आप जरा देखो कि कभी भी क्या पॉसिबल है कि अगर ढेर सारे गोलों को आप ले करके परस्पर उन्हें रखो, परस्पर उन्हें कितना भी दाब दे करके, कितना भी प्रेशर लगा करके अगर आप उन्हें रखें तो बीच में ये गैप वाला स्थान ना मिले? पॉसिबल हो सकता है कभी कि अगर गोलाकार का कोई वस्तु है, जैसे एज एग्जांपल मान लो कि हम आपसे कह दें कि ये एक मान लो टैब है। ठीक। ये एक टब है मान लो, और इस टब में आपको 500 गेंदें रखनी है, गोलाकार की गेंदें। तो क्या इन 500 गेंदों को आप जब रखोगे ऐसे ऐसे रख करके, कितना भी बल लगा दो, कितना भी दाब डाल दो इस पर, तो क्या आपको ये जो बीच बीच में छोटे छोटे, जैसे ये जगह, ये सारी जो जगहें दिख रही है, क्या ये बंद हो जाएंगी? क्या ये जगह नहीं मिलेगा नहीं हमको? पॉसिबल है ये? कभी नहीं पॉसिबल है। निश्चित तौर पर अधिकतम बल, अधिकतम प्रेशर देने के बावजूद भी ये गैप अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच रह जाते हैं। इन्हीं गैप्स को अंतरा अणुक स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरा अणुक स्थान। ठीक। अंतरा अणुक स्थान यही होते हैं जो ये बीच बीच में, यानी अंतरा रिक्त स्थान भी, रिक्त अणुक स्थान भी कहा जाता है। तो देखिए परिभाषा क्या होती है ठोस अवस्था की। जो छोटी कक्षाओं में हम जो परिभाषा पढ़े होते हैं ठोस अवस्था की, सॉलिड स्टेट की, वो ये होती है कि वे सभी पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है उन्हें हम लोग ठोस कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये पदार्थ का गुण होता है। ठीक। ये पदार्थ का गुण होता है कि उनका आकार और आयतन निश्चित हो। ठोस वे पदार्थ होते हैं या पदार्थ की वो अवस्था जिस अवस्था में पाए जाने वाले सभी कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि जो स्थानांतरीय कणों की गति होती है वो रुक जाती है। अच्छा एक चीज और है कि अंतरा अणुक स्थान जो है जितना कम रहेगा, इनके मध्य लगने वाला अंतरा अणुक बल, अंतरा अणुक बल उतना ही ज्यादा होता है। अंतरा अणुक स्थान जो होता है बहुत कम होता है और अंतरा अणुक जो बल होता है बहुत ज्यादा होता है। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, ठोस अवस्था की परिभाषा ये होती है कि पदार्थ की वह अवस्था
जिसमें पाए जाने वाले सभी कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है। अंतरा अणुक स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है, अर्थात अंतरा अणुक बल जो होता है ये बहुत अधिक होता है। जाहिर सी बात है, अगर अंतरा अणुक स्थान कम रहेगा तो जो बल लगेगा वो उतना ही प्रबल लगेगा। ठीक, अंतरा अणुक जो बल होता है ये बहुत प्रबल रूप में लगता है। तो जब प्रबल रूप में लगता है तो ये जो कण हैं इनकी स्थानांतरीय गति रुक जाती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे कण जो होते हैं जाते हैं, वो रुक जाती है। जैसे एज एग्जाम्पल जाने का मतलब क्या है, जैसे गैस का कण है तो आप देखते हो कि हमेशा वो मूव करता रहता है, हमेशा चलता रहता है, क्योंकि कण की प्रकृति ही यही होती है कि वो कभी विराम की अवस्था में नहीं हो सकते हैं तब तक कि जब तक कि उनकी पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा न खो जाए। और आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और द्रव्यमान जो होता है कभी किसी वस्तु का नष्ट हो सकता है क्या? नहीं ना। अर्थात उसमें जब तक द्रव्यमान रहेगा तब तक उनकी गतिज ऊर्जा बनी रहेगी। और कणों का व्यवहार ये होता है, कणों की प्रकृति ये होती है कि अगर उनमें गतिज ऊर्जा है तो कभी किसी एक स्थान पर रुक नहीं सकते हैं, चलते रहेंगे। तो चाहे वो ठोस, जैसे एज एग्जाम्पल मान लो ये डस्टर है ना, लकड़ी के परमाणु से मिलकर के बना होगा, ऐसे रूप में वो व्यवस्थित होगा, तो उसके कण अभी भी प्रेजेंट टाइम में अभी भी कण ऐसे कंपित हो रहे होंगे। बात समझ में? बस वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रहे। जो घूर्णन गति है ये इनकी चलती रहती है, जो कंपन गति है वो इनकी चलती रहती है, लेकिन स्थानांतरित गति रुक जाती है। और जब भी किसी वस्तु की गतियों में ये अवस्थाएं आए कि उनकी स्थानांतरित गति रुक जाए, अर्थात उनकी घूर्णन गति जारी रहे और उनकी कंपन गति जारी रहे लेकिन स्थानांतरित गति रुक जाए, तो इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। इसी स्टेज को क्या कहा जाता है? ठोस अवस्था कहा जाता है। बात समझ में? तो ठोस अवस्था की परिभाषा क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उपस्थित सभी कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान अत्यंत कम, अर्थात अंतरा अणुक बल बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से कणों की स्थानांतरित गति रुक जाती है जबकि घूर्णन तथा कंपन गति जारी रहती है। उसी अवस्था को हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। चलिए अब ठोस अवस्था की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे अच्छा एक बात और कि पदार्थों को बहने के गुण के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला जो बांटा गया है ये दृढ़ पदार्थ में बांटा गया है और दूसरा जो ये तरल पदार्थ में। दृढ़ पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, तरल पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण अच्छे तरीके से पाया जाता है। तो फिलहाल दृढ़ पदार्थ भी जो होते हैं इनका एक ही प्रकार होता है दृढ़ पदार्थ का, जिसे हम लोग ठोस कहते हैं और सॉलिड कहते हैं। जबकि जो हमारा तरल होता है, तरल दो प्रकार का होता है, जैसे जिनमें से एक हो जाता है सोल्यूशन यानी द्रवीय यानी द्रव लिक्विड, और जो दूसरा प्रकार हो जाता है जिसे हम लोग गैस कहते हैं। दोनों में बहने का गुण पाया जाता है, अर्थात ये तरल है। देखिए तरल कहते ही उन्हें हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाए। बात समझ में? ठीक, तो पदार्थों को बहने के गुण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दृढ़ तथा तरल में। तरल वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है और दृढ़ वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। चलिए ठीक है, ठोस अवस्था के अब कुछ हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ गुणधर्म देखेंगे। ठोस अवस्था की गुण। तो ठोस अवस्था की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इनका जो आकार होता है और इनका जो आयतन होता है पूरी तरीके से निश्चित होता है। ठीक, हमारा जो ठोस पदार्थ होगा, ठोस अवस्था में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ होंगे, इनका जो गुण होता है पहला सबसे अधिक वो ये होता है कि आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। मतलब आकार भी नहीं बदलने वाला, आयतन भी नहीं बदलने वाला। एज एग्जाम्पल जैसे ये आपका डस्टर है, इसका आकार अभी घनाभाकार है तो ये घनाभाकार ही रहेगा जब तक कि हम इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। मतलब इसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं, तब तक इसका जो आकार है ये घनाभाकार ही रहेगा। बात समझ में आ रही? ठीक, तो इस प्रकार से इनका आकार निश्चित ही रहता है। अगर बाई दाबी मान लेते हैं कि ये 2 मीटर क्यूब का स्थान घेर रहा है तो आकार में परिवर्तन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक तो होगा नहीं, और जब आकार में परिवर्तन नहीं होगा तो ये अपना स्थान उतना ही घेरेगा, 2 मीटर क्यूब ही घेरेगा। बात समझ में आई? ठीक, तो ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारे ठोस होते हैं ये दृढ़ तथा असंपीड्य होते हैं। बात समझ में?
एंड तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके बीच का जो अंतराणु का स्थान होता है बहुत कम होता है, इतना कम कि जिन कणों से हमारे सॉलिड बने होते हैं, ठोस बने होते हैं, वे अपने धुरी पर खाली कंपन कर पाते हैं, स्थानांतरीय गति इनकी रुक जाती है। साथ ही साथ ठोस अवस्था के पदार्थों में बहने का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, और ठोस अवस्था के पदार्थों को यदि हम ताप दे दें यानी गर्म कर दें तो गर्म करने पर ये द्रव्य अवस्था में भी आ सकते हैं। और समझ में, तो ये हमारे ठोस अवस्था की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, चलिए इसे कल पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जो टॉपिक नहीं समझ में आया आप हमको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक।